सर उनका तो बेस्ट है, वो बताते ही नहीं है। दिस इज व्हाट करता ही नहीं है तो पता ही नहीं चलता। दिस इज व्हाट ही थिंक्स द बॉस। समझ रहे हो? अब आप खुद सोच लो। वो सोचते हैं कि जेजेस मोटा है तो इसलिए उसका हर चीज स्लो होता है, तो इज अ स्लो मैन। चलिए, आप समझ में आया कि नहीं कि क्यों गरीब का टाइम ज्यादा लगता है? एंड बिना देखे अब तुम लोग कैसे समझते हो, वो तो रियली यू आर प्राउड मटेरियल्स। चलिए, तो इसको क्या ब्लू थिन करने से पतला आता है? ब्लू थिन, ये ब्लू में ब्लैक दिख रहा है, क्या इसका मेंटल डिसऑर्डर है? चलिए, अब ये देखिए, ये देख रहे हो ये वर्टिब्रा, तो ये है सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट, तो इसको हम क्या बोलते हैं? अदरवाइज प्री। ये है आपका टीपी, है कि नहीं? दिस इज योर प्री। इतना ये लिखने के लिए सब मोटा हो जाता है, ये अच्छा नहीं लगता। अपना मिट गया। चलिए, तो इसको हम लोग थोड़ा और पतला पेन ले लेते हैं, ब्लू थिन। तो समझ रहे हो? तो ये जो है इसको हम लोग क्या कहेंगे? बेसिकली प्री। ओके, दिस इज योर टीपी। एंड ये देख रहे हो इंफीरियर, ये है पोस्ट। अंडरस्टूड? तो इसलिए प्लस ये जो गोल वाला है इसको वर्टिब्रल बॉडी, इसको हम अदरवाइज क्या कहते हैं? सेंट्रम, है कि नहीं? तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सेंट्रम। फाइन। तो अब ये आपका एक्सिस है वर्टिब्रा का, एंड ये देख रहे हो जो ये जो एरो आ रहा है, तो ये एरो एक्चुअली क्या है? ये वर्टिब्रल फोरामेन या न्यूरल कैनाल से होता हुआ आ रहा है। अंडरस्टूड? सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ दिस। अब हम लोग नीचे जॉइंट बना के उसको देखते हैं। तो अब यहां आप जॉइंट देखिए। सो देख रहे हो? तो ये हमारा क्या है? दिस इज प्री। ओके, तो ये हमारा क्या है? सो दिस इज प्री, एंड ये क्या है? दिस इज द पोस्ट। तो देख रहे हो, ये इसको थोड़ा पतला, नहीं तो ज्यादा मोटा हो रहा, अच्छा नहीं लग रहा। तो दूर यार, रेड थिन। तो ये जो है ये क्या है? पोस्ट। ये कुछ ज्यादा ही पतला हो रहा है। रेड थिक देखते हैं। तो ये जो है ये है पोस्ट। सपोज ये आपका थर्ड वर्टिब्रा है, सपोज ये आपका फोर्थ वर्टिब्रा है, सपोज ये आपका फिफ्थ वर्टिब्रा है। अब इसी हो जाएगा आपको, बताइए। यस सर। तो पोस्ट ऑफ थर्ड ये क्या है? दिस प्री इज ऑफ प्री। फोर्थ। ये क्या है? पोस्ट। ये क्या है? प्री। ये क्या है? प्री। पोस्ट। पोस्ट ना, ये नीचे वाला है, ये खत्म यस हो गया सर। ना, ये जॉइंट हो गया ऑलरेडी। दिस इज अ जॉइंट, दिस इज अ जॉइंट, दिस इज अ जॉइंट। ओके कि नहीं? तो ये आपका कंसेप्ट है। तो नाउ इज इट अंडरस्टूड? ये आपका सेक्शन काट के भी दिखा रहे हैं। ये प्री है, ये पोस्ट है, ये प्री है, ये पोस्ट है, एंड सो ऑन। तो इसलिए दैट इज ऑल्सो शोन वेरी क्लियर। कोई शक? अब ये टॉपिक में कोई नो प्रॉब्लम सर। नहीं आएगा? चलिए, नो एक्चुअली सर। अगर ये मिल गया होता तो घर से जाके देख सकते थे, बट बस। सर हाँ बोलो। सर और एक बार वो समझा सकते हैं? अब तुम खुद समझाओ। अरे अभी तो दिखा भी दिया तेरे को। मैं इसको और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। आप यहाँ देखिए, इसमें क्या है जो नहीं समझ आ रहा? ये आपका वर्टिब्रा है, तो ऊपर वाले को प्री कहते हैं या सुपीरियर कहते हैं, नीचे वाले को पोस्ट या इंफीरियर कहते हैं। तो ये जॉइंट है ना, दिस ब्लू वाला जॉइंट है, तो ये किस किस के बीच में बना है? खुद बताओ। दिस इज द जॉइंट। ये दिख रहा है कि नहीं? ये ब्लू वाला, आर यू एबल टू सी दिस और नॉट? यस सर। तो ये अब किस किस के बीच में बना है? बोलो खुद बताओ, हु आर इन्वॉल्व?
अरे कोशिश करो, ऐसे मर जा रहे हो क्यों? वो तो डायग्राम में साफ दिख रहा है। तो हु इज मेकिंग दिस जॉइंट? मैं कलर कर देता हूं, नहीं तो अगर आपको दिख नहीं रहा तो ये जो जॉइंट है ये कौन बना रहा है? ये जॉइंट बताइए। मनस्विनी, अब इसमें इतना देर लगाने का क्या बात है? ये एक है हड्डी, ये एक, दिस इज वन हड्डी एंड दिस इज अनदर हड्डी। क्यों ना, जब तक तुम नहीं बोलोगे मैं जिंदगी भर समझाना पड़ेगा मेरे को। अब एक बार तुम बोल दो। हाँ, तो बताइए किस किस के बीच में जॉइंट बन रहा है? जल्दी बोलो। आर यू देयर और नॉट? समीक्षा, आप बता दो। इज दिस फिगर क्लियर और नॉट? अब इससे ज्यादा क्लियर क्या होगा? यस सर। हाँ बताओ, किस किस के बारे में जॉइंट बन रहा है? थर्ड का कौन एंड फोर्थ का कौन? थर्ड का पोस्ट और फोर्थ का प्री। हो गया। तो इट इज फॉर्मिंग द जॉइंट बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ। Yes, sir. अब फोर्थ एंड फिफ्थ में कौन इन्वॉल्व है? बताइए, फोर्थ एंड फिफ्थ वर्टिब्रा में कौन कौन Post इन्वॉल्व of है? fourth. फोर्थ हाँ। का पोस्ट और फिफ्थ का प्री। बस, तो इसमें अब क्या रखा है इसमें? तो इसीलिए ऑलवेज खुद को, अपने आप को उतना स्ट्रांग बनाओ, समझ रहे हो, कि आप आंसर दे सको। वैसे समझाने लगो तो जिंदगी भर समझाते ही रहो, है कि नहीं? तो इसलिए एक बार तुम खुद बोल दोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा, फिर आप चुप्पी साध लेते हो। ओके, द एमिनेंट साइलेंस। तब उसमें अब क्या करेगा? सर वर्टिब्रल फोरामेन से क्या पास करता है? वो हम अभी बात करेंगे, तब पूछना। अब ये बात समझ में आया कि नहीं? तो हर समय Yes, sir. कंफ्यूज लॉट क्यों रहता है? अर्पित विशाल, तो वाई आर यू सो कंफ्यूज? हम कुछ पढ़ रहे हैं, तेरा दिमाग कुछ और में लगा हुआ है। इज दिस इश्यू सॉल्व्ड? यस सर। बस, तो अब अगला चलेंगे। अब सपोज ये जो वर्टिब्रल कॉलम है, ये जो ग्रूव बना है, देख रहे हो ये ग्रूव, ये किसके लिए बन? दिस इज द फोरामेन एक्चुअली। ये जो फोरामेन है, ये फोरामेन, अगर हम इसको बीच से काटा हुआ है, देखो कितना सुंदर फोटोग्राफ है। अगर डैडी भी देखेंगे ना खुश हो जाएंगे, इतना सुंदर फोटोग्राफ मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देख रहे हो कि नहीं, ये बीच से काटा है हमने, तो काट के इस गड्ढे को, नाली को दिखा रहा हूं मैं। ये नाली, ये आधा कटा हुआ है, ये आधा नहीं कटा हुआ है। इसका मतलब ये ओपन नाली है एंड ये क्लोज्ड है। तो इसके थ्रू से क्या निकलेगा बोलो? द स्पाइनल कॉर्ड। बिकॉज जो ब्रेन है उसको किसने प्रोटेक्ट किया? बोलिए। क्योंकि नर्वस सिस्टम इज हाईली सेंसिटिव, कोई छू भी देगा ना तो कुछ ना कुछ बंद हो जाएगा। हाँ, अब बताइए इसके थ्रू। अब देखो, जब मैं पूछता हूँ क्या होगा, आप चुप्पी साध लेते हो। तो अब मैं किसको समझा रहा हूँ? व्हाई आई एम वेस्टिंग टाइम ऑन यू? तो जब आपको सर समझाया क्या जा रहा पूछे? है, तेरे को सुनाई क्यों नहीं दे रहा है? मैं आपको पूछ रहा हूँ कि इस कैनाल से क्या जाएगा? What will go? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल Yes, कॉर्ड। so that is the answer. Because spinal cord is highly sensitive. अगर anything, if you touch it also, it may have some issues. इसलिए हम उसको प्रोटेक्टेड केस से लेके जा रहे हैं। नाउ आत्मन, इन गड्ढों से Yes, क्या sir. इस गड्ढे को हम लोग क्या कहते हैं? इंटरवर्टिब्रल फोरामेन। देख रहे हो, यहां लिखा हुआ है इंटरवर्टिब्रल फोरामेन। तो अब इस इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से क्या निकलेगा? गेस करो। कैन यू गेस? आई वुड बी वेरी हैप्पी। स्पाइनल नर्व्स। बस, तो दैट इज कॉल्ड द स्पाइनल नर्व्स। तो देख रहे हो, क्योंकि कुछ Yes, sir. स्पाइनल कॉर्ड जनरली नीचे जाता है, बट कुछ एक निकलता है। क्या निकलता है? स्पाइनल नर्व। तो भाई आप उसके लिए रास्ता तो दोगे ना, वरना निकलेगा बाहर कैसे?
सो दैट इज वाई जो इंटरवर्टिब्रल फोरामेन है उसके थ्रू से स्पाइनल नर्व्स निकलते हैं। कोई शक? तो ब्यूटीफुल टॉपिक, वेरी वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक्स। ठीक है, तो ये हमारा कंसेप्ट है अबाउट द क्या वर्टिब्रा। तो इसी को हम लोग लिख लेंगे। तो वी विल डिस्कस अबाउट दिस ईच एंड एवरी पॉइंट। ओके, तो यहाँ होगा नहीं, तो लेट मी सी इफ वी हैव स्पेस इन द नेक्स्ट पेज। तो वील हैव टू ऐड अ पेज। फाइन, सो इधर क्या लिखेंगे? सो दिस इज डिटेल्स ऑफ द वर्टिब्रल processes. Okay, तो डिटेल ऑफ द वर्टिब्रल प्रोसेसेस। तो वर्टिब्रा में क्या क्या चीज है उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ एज वी सॉ, तो ए टिपिकल वर्टिब्रा, सुनो, जनरली आप अगर जैसे पंजाब में क्या होता है ना, पंजाब में जो लड़कियों को संडे सिटी नहीं मारते, समझ रहे हो? ऑन ए संडे nobody whistles at a girl. Can you tell me why, Adya? Can you guess a why? बताओ, why they don't whistle on a Sunday? क्योंकि जो संडे होता है उस दिन जो सरदार हैं वो भी चोटी, अपना जो पगड़ी जो है वो 7 दिन उसको बांध के रखते हैं बेचारे। तो संडे के संडे उसको साफ करते हैं, नहीं तो कौन झुट्टो पड़ जी वो जो गांठ नहीं गिर जाता है चोटियों में। तो इसलिए Yes, sir. संडे के डे आप क्या होगा वो उसको साफ करते हैं। तो जनरली अगर आप पंजाब में देखोगे तो लड़कों का लंबा चोटी होता है एज कंपेयर टू गर्ल्स, क्योंकि वो लोग वो चोटी काटते नहीं हैं। ओके, जो सरदार हैं दे डोंट कट दी हेयर्स, सो इट कीप्स ऑन Yes, ग्रोइंग। sir. पर लड़कियां थोड़ा ट्रिम विम कर लेती है ना, तो इसीलिए अगर किसी को सिट्टी मारे पीछे से तो वो दाढ़ी वाला मूछ वाला सरदार निकल सकता है, तो उधर फिर आपका टैं हो जाएगा। तो इसीलिए दैट इज द कंसेप्ट। इसलिए टिपिकली लॉन्ग हेयर्स किसका होता है? लड़कियों का। बट ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि लड़के नहीं रख सकते, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. इसलिए टिपिकल वर्टिब्रा का मतलब क्या है? ए पर्टिकुलर वर्टिब्रा जो जीरोक्स कॉपीज होंगे। एंड व्हाट इज एटिपिकल वर्टिब्रास? व्हिच डोंट ओबे द रूल। ठीक है, तो ए टिपिकल वर्टिब्रा हैज द फॉलोइंग processes. Okay, has the following processes. Okay, and they have the क्या following function. Okay, तो ये आपका टिपिकल वर्टिब्रा का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है। अंडरस्टूड? तो उसमें सबसे पहला हम क्या करेंगे? इज द, ऊपर से जो हम देखते हैं तो सबसे पहले हमको क्या दिखता है? न्यूरल स्पाइन, है कि नहीं? तो फर्स्ट हम लोग लिखेंगे न्यूरल स्पाइन एंड वी हैड डिसाइडेड अ शॉर्टकट फॉर इट, दैट इज कॉल्ड NS. तो इट इज ए प्रोजेक्टेड, it is a projection or spinous process. spinous का मतलब क्या है? कांटे जैसा। it is a projection or spinous process that emerges out, ये बाहर निकलता है, that emerges out from the क्या? from the vertebral arch. Okay, तो vertebral arch से ये बाहर निकलता है। तो it is a projection or spinous process that emerges out from the vertebral arch
क्या dorsally, dorsally या in the posterior direction, मतलब पीछे के तरफ। तो ये जो न्यूरल स्पाइन कहाँ होंगे? पीछे के तरफ होंगे। ओके, नाउ मकसद क्या है इसका? what is the function of it? It helps in the attachment of muscles। ठीक है, जो मसल्स है उसको कहीं ना कहीं तो बांधोगे ना, तो दैट इज जैसे आपको एक धागा कपड़ा सुखाने के लिए धागा बांधना है, तो आपको क्या चाहिए? कील, कांटा। तो कांटा दो ठोकोगे, उसके बीच में रस्सी बांधोगे ना, क्या? तो लाइक दैट। तो इट हेल्प्स इन द अटैचमेंट ऑफ मसल्स। ओके, नाउ अब सुनिए, अगर आपको चुन्नी सुखाना है तो स्ट्रॉन्गर अटैचमेंट चाहिए ना, अगर आपको जीन्स पैंट सुखाना है तो स्ट्रॉन्गर अटैचमेंट चाहिए? जीन्स के लिए संकर चाहिए। तो हमें थोड़ा मोटा कील चाहिए एंड और डीप गाड़ना पड़ेगा दीवार में। तो इसीलिए जिस मसल का लोड ज्यादा है उसके लिए न्यूरल स्पाइन क्या होगा? तो लेंथ ऑफ द न्यूरल स्पाइन is directly related to the क्या? Stress posed on those muscles। ओके, तो जो मसल्स आपका बांध रहे हो वो कितना स्ट्रेस लेते हैं, अकॉर्डिंगली उसका न्यूरल स्पाइन का लेंथ होगा। तो फॉर एग्जाम्पल longest neural spine belongs to the cervical vertebra। अब जोड़ को मजबूत करने के लिए कांटा सीधा रखेंगे ना उसका थोड़ा टेढ़ा कर देंगे? फाइनली टेढ़ा कर देंगे। क्यों? नहीं तो वो खिसक ना जाए। अगर वो धागा भी तो स्लिप करके निकल सकता है ना, इसलिए हम अच्छे से ठोक देंगे एंड उसको टेढ़ा कर देंगे, तो अब वो पकड़ एकदम मजबूत है। ठीक है, सो लॉन्गेस्ट न्यूरल स्पाइन बिलोंग्स टू द सर्वाइकल वर्टिब्रा, है कि नहीं? तो ये सर्वाइकल वर्टिब्रा बिलोंग करता है एंड इट इज टिल्टेड एट एन एंगल ऑफ नियरली 30 degrees। समझ रहे हो? 30 degrees with respect to the vertebral column। समझ रहे हो? तो वर्टिब्रल कॉलम के रेस्पेक्ट में 30 डिग्री का एंगल वो बनाता है, ताकि वो जबरदस्त मसल्स, बिकॉज आपका जो हेड मसल्स है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग मसल्स है। जो आपका जॉ मसल है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल ऑफ द बॉडी है। समझ में? चलिए, तो उसके बाद आ जाएगा ट्रांसवर्स प्रोसेस, या इसको हम लोग टीपी बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रांसवर्स प्रोसेस या टीपी, इसके लिए हम लोग एक अलग कलर सिलेक्ट करते हैं। ओके, चलिए, तो टीपी के लिए भी एक अलग कलर सिलेक्ट कर लेते हैं। नाउ अब ये क्या है? तो दिस इज ऑल्सो ए प्रोजेक्शन, तो इट इज ऑल्सो ए प्रोसेस दैट originates from the क्या? It is also a process that originates from the arch of the vertebra, है कि नहीं? Vertebra, okay, it is also a process that originates from the arch of the vertebra and it grows laterally, okay, so its name। तो लैटरली का मतलब क्या है? ये साइड के तरफ ग्रो करता है। ठीक है जी,
तो दिस ग्रोज साइडवाइज। नाउ इसमें हम लोग लिख लेंगे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो इट हेल्प्स इन द अटैचमेंट ऑफ मसल्स as well as responsible for formation of a joint between the vertebra and ribs। समझ रहे हो? तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द वर्टिब्रा articulates with tubercle of the rib। ओके, सो इसको ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे टीपी विथ टी। ओके, तो टीपी विथ टी ये आप याद रख लेंगे, ट्रांसवर्स प्रोसेस विथ ट्यूबरकल। ओके, नाउ लेंथ ऑफ न्यूरल स्पाइन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द क्या, टू द size of the cavity। ओके, जैसे थोरैसिक कैविटी है तो कितना बड़ा आपका सीना है उतना बड़ा आपका रिबकेज है। ओके, तो लेंथ ऑफ द टीपी ओके इज डायरेक्टली रिलेटेड साइज। लॉन्गेस्ट टीपी क्या बिलोंग्स टू द thoracic vertebra। Okay, longest TP belongs to the thoracic vertebra। Okay, why? Because in humans there are only thoracic ribs। ठीक है, और किसी में रिब्स है ही नहीं, तो इसीलिए हमारे बॉडी में सबसे लंबा किस में होगा टीपी, आपका थोरैसिक वर्टिब्रा के केस में। कोई शक? तापरे नंबर 3, अब और क्या प्रोसेस आ जाएगा, आपका सेंट्रम या बॉडी। ओके, तो सेंट्रम या बॉडी, अंडरस्टूड? नाउ it is the most voluminous structure of the vertebra and is also responsible for taking the load of the body। समझ रहे हो? तो एक्चुअली अगर आप देखोगे तो वी आर स्टैंडिंग। ओके, जो हमारा जो वर्टिब्रा है सेंट्रम के ऊपर सेंट्रम रखा पड़ा है कि नहीं? तो आपका बॉडी का सारा लोड लेता कौन है? द सेंट्रम। तो इट इज द मोस्ट वॉल्यूमिनस स्ट्रक्चर ऑफ द वर्टिब्रा एंड इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर टेकिंग द लोड ऑफ द बॉडी। ओके, all centra collectively form the axis of the body। तो समझ रहे हो? तो सारे के सारे सेंट्रा को अगर हम जोड़ देंगे वही हमारा बॉडी का क्या बना देता है, एक्सिस। तो इट फॉर्म्स द एक्सिस ऑफ द बॉडी। तो ऑल सेंट्रा collectively form the axis of the body। और कोई शक? फाइन। तो इसमें एक नोट है। ओके, तो देयर इज अ नोट हियर, तो उसको, अरे यार नोट में ये अभी मैं पढ़ाऊंगा नहीं, बस मैं लिख दे रहा हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ द वर्टिब्रा on the basis of type of centrum। ओके, तो ये एक टॉपिक है हमारा पेंडिंग रहेगा, इसको मेरे को बाद में याद दिलाएंगे तो मैं ये करा दूंगा। ओके, बिकॉज दिस इज नॉट देयर इन योर सिलेबस, तो मैं भी इसको और उतना ज्यादा स्ट्रेस दे नहीं रहा हूँ। चलिए, सो वी विल एंड द क्लास फॉर टुडे। ओके, और भी डिटेल्स है तो बिकॉज ऑलरेडी लेट।
Okay, so please